हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ नर्चर। पिछले दिन हम लोग कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें हमने देखा था कि हमें चार चीजें पढ़नी है: मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मालिटी। मोल फ्रैक्शन हमने पिछले दिन किया है। आज की क्लास में हमें करना है मोलारिटी। आज की क्लास में हमें करना है मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पिछले क्लास में चर्चा किया था। क्या किया था? इसका फार्मूला बताया था कि मोलारिटी का फार्मूला होता क्या है। ये सारे के सारे जो हम पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। तो वह मोलारिटी इज वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो बात यह है कि सपोज कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में कौन कौन होता है जी? सॉल्यूशन में होता है सॉल्वेंट और होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या फर्क होता है? सिर्फ इतना ही फर्क होता है, जो मात्रा में कम रहता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो मात्रा में ज्यादा रहता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। सिंपल। सॉल्यूट क्या है? जो घुलाया गया है, और सॉल्वेंट क्या है? जिसमें घुलाया गया है। जैसे कि नमक को यदि पानी में हम घुलाते हैं तो पानी हमारा सॉल्वेंट बन जाता है और नमक हमारा सॉल्यूट है। तो नमक को जब हम पानी में घुलाएंगे तो ज्यादा नमक डालेंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा, कम नमक डालेंगे तो कंसंट्रेशन कम। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका है मोलारिटी। पिछले दिन मोल फ्रैक्शन हमने किया था। मोलारिटी क्या कहता है? मोलारिटी कहता है, मोलारिटी का फार्मूला हमने पिछले दिन देखा था। क्या था जी? मोलारिटी। और मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मोलारिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम का सॉल्यूशन है किसमें लेना है? लीटर। बात सिर्फ इतनी। यदि इतना समझ लगता है आपको तो मोलारिटी समझ लगता है। मोलारिटी का यूज कहाँ है? मोलारिटी का यूज आएगा जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें मोलारिटी का यूज आएगा। ठीक है ना? जरा इसका यूनिट देख ले एक बार। यूनिट की बात करें हम तो यूनिट किसका हम देख रहे हैं? कैपिटल M का। यूनिट कैसे पता चलेगा? मोल, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट तो मोल ही होता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूनिट लीटर। तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इसका किसका? मोलारिटी का यूनिट बन गया। और ये जो चीज है ना कंसंट्रेशन का, जो हम मोलारिटी फॉर्म है, ये मैंने क्या बताया? केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में मतलब सपोज कि HCl प्लस NaOH का रिएक्शन हो रहा है। ये क्या है जी? एक एसिड है, एक बेस है। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो सॉल्ट क्या बनेगा यहां जी? तो बनेगा NaCl प्लस H2O। NaCl प्लस H2O। बात यहां पे तो यूज, मैं बात कर रहा हूं यूज की, उपयोग की। कहां उपयोग आएगा? तो ध्यान से देखो इस चीज को कि कंसंट्रेशन, अब ये तो रिएक्शन हमने सिंपली लिख दिया। एक्चुअल में एक छोटे से कंटेनर में हम NaCl, HCl और NaOH दोनों को हम डालेंगे। जैसे ही डालेंगे तो उसमें रिएक्शन होगा। तो जब HCl और NaOH को डालेंगे तो क्या प्योर लेते हैं? क्या नहीं, उनका कुछ कंसंट्रेशन होता है। तो यहां पे समथिंग मोल पर लीटर इसका कंसंट्रेशन होगा, समथिंग मोल पर लीटर इसका कंसंट्रेशन होगा। और जब केमिकल रिएक्शन की हम बात कर रहे होंगे तो वहां पे जो कंसंट्रेशन है वो मोल फ्रैक्शन में नहीं, मोलालिटी में नहीं, परसेंटेज में नहीं, इसका जो कंसंट्रेशन है वो मोल पर लीटर यानी कि मोलारिटी में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोलारिटी का यूज केमिकल रिएक्शन में, केमिकल काइनेटिक्स में काफी ज्यादा है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं, पहली बात तो ये तो यूज हो गई है ना। हम बात कर रहे हैं कि मोलारिटी होता क्या है और इसे समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल जब आता है तो चीजें अच्छा आसानी से अच्छी तरीके से समझ लग जाती है। सपोज मान लेते हैं कि हम NaOH का, NaOH क्या होता है जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का हम किसी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब हम NaOH का किसी के साथ रिएक्शन करा रहे होंगे तो NaOH किया कि हमने कि थोड़ा सा NaOH लिया, उसको वाटर में, पानी में घुला दिया, ठीक है ना। तो अब हम जानने में इंटरेस्टेड हैं कि सपोज मान लेते हैं 100 ग्राम NaOH लिया और मान लेते हैं कि 500 ml हमारे पास पानी था, तो उसमें हमने घुला दिया, तो मेरा जो सॉल्यूशन मिला मुझे, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है मोल पर लीटर में, यानी कि मोलारिटी में कितनी है। तो ये चीजें यदि हम जान लेंगे तो वो क्या कहते हैं उसको, रिएक्शन में काफी ज्यादा उपयोग आने वाला है ये चीज। तो चलो मोलारिटी का एक वो कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन एक है कि 100 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 500 ml of water। ठीक है, 100 ग्राम क्या है? NaOH है, 500 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व है। देन पूछ क्या रहा है आपसे? कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कंडीशन कुछ इस तरीके की है कि पानी है, पानी की मात्रा कितनी है जी? 500 ml। 500 ml में ऊपर से कौन मिला दिया गया है? NaOH डाल दिया गया, और NaOH की जो मात्रा है वो है 100 ग्राम। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है, ये 100 ग्राम डाल करके पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। तो देखो ये चीजें जब NaOH या सॉल्ट जब मिक्स डाल करके मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम में इंक्रीज न के बराबर होता है। मान करके चलेंगे कि 100 ग्राम डाला हमने, इसको मिक्स किया, तो वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो पहले पानी का जो है, वाटर का जो वॉल्यूम था 500 ml वाटर है ना, वाटर है, वाटर का जो वॉल्यूम था वो 500 था, और बाद में भी मिक्स करने के बाद भी वॉल्यूम जो है वो 500 ही रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मोलारिटी यदि हमें चाहिए, क्या चाहिए जी? मोलारिटी कैपिटल M चाहिए, तो हमें चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे में कौन चाहिए जी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, यही दो चीजें चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में मैंने क्या बताया कि सपोज मान लेते हैं जब ये चीजें हम डिसॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम में इंक्रीज ना के बराबर होता है। तो पहले पानी का वॉल्यूम था 500 ml, मिला करके जब घुला दिया तो सॉल्यूशन बना, उसका भी वॉल्यूम जो है वो 500 ml ही रह गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 500 ml इसका वॉल्यूम है, 500, लेकिन ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पुट करना था ना यहाँ पे, तो हम सबसे पहले 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, बाद में यहाँ पे रखेंगे। ठीक है ना। तो वॉल्यूम पहले हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा जी? 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? 1000 से डिवाइड करना होता है। तो 1000 ml से जैसे ही 1000 से जैसे ही डिवाइड कर दोगे तो ये 2 0 कट गया, 5 दूना 10, 1/2 यानी कि 0.5, तो 0.5, 1/2 ही रहने दो, ठीक है ना, कैलकुलेशन में इजी आएगा। तो 1.1/2 लीटर हमारे पास क्या है? पानी है, पानी है और
1.2 लीटर पानी है, यानी कि सॉल्यूशन भी जो है हमारा 1.2 लीटर ही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जब हम घुलाते हैं तो कुछ खास इंक्रीज होता नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, तो यानी कि ये बन गया आपका 1/2 लीटर, है ना। लीटर में हमें चाहिए था, कोई बात नहीं है, तो 1/2 लीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैंने क्या बताया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होता है, जो घुला, सर यहाँ पानी है, पानी ज्यादा मात्रा में है और पानी में चीजें घुलाई जाती है, पानी है हमारा सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्वेंट है, और NaOH है, ये है हमारा सॉल्यूट। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH चाहिए, और NaOH का दिया हुआ क्या है, मास दिया हुआ है, और हमने मोल कॉन्सेप्ट में सीखा है कि मास यदि दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं जी। तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ कैलकुलेट कर दूं, चलो इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं कहीं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय, या फार्मूला क्या था, ए वेट की जगह पे गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास जो है NaOH का वो है 100 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है NaOH का। NaOH का यदि हमें मोलर मास निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो मोलर मास ऑफ NaOH, NaOH को ध्यान से देखो, इस चीज को कहाँ, NaOH यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सोडियम एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम, हाइड्रोजन एक एटम। सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 23, 16 और एक 17, 17 प्लस 23, ये बन गया आपका 40। तो 40 ग्राम में जैसे ही लिख दिया वैसे ही ये बन गया आपका मोलर मास। 40 AMU लिखा तो बन गया मोलिक्यूलर मास, और 40 ग्राम हो गया तो हो गया मोलर मास, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे 40 ग्राम से डिवाइड कर दो, 100 डिवाइडेड बाई 40, 1 0 से 1 0 गया, ग्राम से ग्राम गया, और 10 डिवाइडेड बाई 4, सबसे पहले इसे 2 से कट करो तो 2 5/2 मोल्स। तो यहां पे लिख दो यही 5/2 मोल्स, कोई दिक्कत। इसी चीज को अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब इसी चीज को नीचे में लिख देता हूं मैं कि M मोलारिटी, मोलारिटी इज इक्वल टू 5/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और यूनिट बन गया आपका मोल पर लीटर। 5/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 1/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे हम तो कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 5/2 इंटू, डिवाइडेड को इंटू कर दिया, जब 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो 5 मोल पर लीटर, ये बन गया आपका आंसर। ये क्या है जी, ये है मोलारिटी। तो एक्चुअली इसकी मोलारिटी कितनी आई, M इज इक्वल टू 5, ये है इसका आंसर। तो इस तरीके से 5 यानी कि 5 मोल पर लीटर, ठीक है ना। आशा करता हूं ये एग्जांपल समझ लग गया होगा, नहीं समझ लगा तो आओ चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या बताया है मैंने बताया कि मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि सॉल्यूट है कौन, उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है। ये दो चीजें आपको पता चल गई तो मोलारिटी आपको पता चल गई, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि 100 ग्राम ऑफ NaOH मैंने डिसॉल्व किया है 500 ml ऑफ वाटर में। तो जब 100 ग्राम ऑफ 500 ml वाटर में जब डिसॉल्व करोगे तो वाटर का लेवल न के बराबर इंक्रीज होगा, मतलब आफ्टर मिक्सिंग भी वॉल्यूम लगभग 500 ml ही रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें मिल गया 500 ml, ठीक है ना। 500 ml को जब हम लीटर में कन्वर्ट किया हमने तो 1/2 लीटर आ गया, तो 1/2 लीटर हमने यहाँ रख दिया। अब था 100 ग्राम ऑफ NaOH, मैंने ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट किया। मोल में कैसे कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ये गिवन मास
डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास 100 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 40 ग्राम, यानी कि 5/2 मोल्स आ गए। तो 5/2 मोल्स हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस चीज को हमने सिंप्लीफाई किया तो 5 मोल पर लीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। तो देखो ये सिंपल ही है, कुछ खास इसमें है नहीं। जब चीजों को आप समझ लोगे तो काफी ज्यादा आसान लगेगा आपको। ठीक है ना। दो कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ने हैं मोलारिटी में, जल्दी जल्दी से वो सिंपल से दो कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि दो कॉन्सेप्ट क्या है। पहला कॉन्सेप्ट है कि सॉल्यूशन को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो मोलारिटी का क्या होता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं, दो सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं तो उसके मोलारिटी का क्या होता है। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है पहला है वो है मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन। इसका क्या मतलब बना कि दो सॉल्यूशन है मेरे पास, सपोज एक सॉल्यूशन है ना, तो इसकी मान लेते हैं कि इसकी मोलारिटी कुछ है। सपोज इसको अभी ऐसे बनाते हैं, इसकी मोलारिटी मान लेते हैं कि M1 है। ठीक है ना। और वॉल्यूम मान लेते हैं कि V1 है। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा पानी डाला गया। ठीक है ना। पहले इसका लेवल नीचे तक मान लो, है ना, इसका लेवल नीचे तक कैसे मान लो। तो उसके बाद में लेवल जब यहां तक था तो इसमें ऊपर से वाटर ऐड किया गया। जब वाटर ऐड किया जाएगा तो ये डाइल्यूट हो जाएगा और आपका फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीके का बन के आएगा कि पहले पानी का लेवल यहां तक था, अब पानी का लेवल इतना हमने मिक्स कर दिया तो इसका वाटर का लेवल बढ़ गया, पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है ना। और जैसे ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा इसकी मोलारिटी बदल जाएगी। तो सपोज M2 हो गया इसकी मोलारिटी और वॉल्यूम इसका V2 हो गया। तो V1 से V2 बड़ा है। M1 एक्चुअली इन रियलिटी M1 से M2 छोटा है। ठीक है ना। हमें इसके बीच का रिलेशन चाहिए। बात समझ में आ रही है। इस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। होता क्या, सपोज देखो ध्यान से कि यहां से जब हम यहां गए हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो कांस्टेंट रही है, उस चीज को पकड़ोगे तो इसमें एक रिलेशनशिप आप स्टेब्लिश कर पाओ। तो जो कांस्टेंट रही है पानी, इसमें दो चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। पानी, पानी इसमें डाला गया है तो पानी की मात्रा तो बढ़ गई, तो पानी तो कांस्टेंट रहा नहीं। लेकिन सपोज मान लेते हैं कि इसमें नमक सपोज पहले मिलाया हुआ था, 1 स्पून मान लेते हैं, तो पानी मिलाने के बाद भी इसमें 1 स्पून ही नमक रहा, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा ना घटी है ना बढ़ी है। तो सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ना तो घटा है ना तो बढ़ा है। फार्मूला क्या होता था मोलारिटी का, मोलारिटी, इसको सिंबल में यदि मैं लिखूं तो फार्मूला होता था M फॉर मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें तीनों में से कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रह रही है, तो ये जो चीज है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये कांस्टेंट रह रहा है जब हम पानी ऐड कर रहे हैं। मोलारिटी ज्यादा था घट गया, वॉल्यूम कम था बढ़ गया, लेकिन जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पहले जितना इसमें था बाद में भी उतना ही। तो जब हम इस फार्मूले को यदि मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के टर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, M इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू
m इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए मैं सिंबल लिख देता हूं v, तो m इंटू v, ये बन गया आपका एक दूसरा फार्मूला। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यदि m हमारा m1 है, v हमारा v1 है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, निकल करके कुछ न कुछ आएगा। अब यदि m हमारा m2 हो जाएगा, v हमारा v2 हो जाएगा, तो क्या नंबर ऑफ सॉल्यूट बदल रहा है क्या? आंसर है नहीं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट यहां से मैं फाइनल कह सकता हूं क्या, कि यदि इस फार्मूले को इसके लिए अप्लाई करो, ठीक है ना, फॉर 1, ठीक है ना, ये केस 1 हो गया और ये हो गया सिचुएशन नंबर 2। तो फॉर सिचुएशन 1, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मोल्स मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं क्या, m1 इंटू v1। इस सिचुएशन के लिए मैंने अप्लाई किया इसी को, और इसी फार्मूले को दूसरे सिचुएशन के लिए अप्लाई कर लो, फॉर केस 2। मैं फिर से नंबर ऑफ मोल्स यदि मैं निकालना चाहूं, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का ना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है, तो इसके लिए मैं अप्लाई करना चाहूंगा, तो मैं लिख सकता हूं m2, इस फार्मूले को m2 इंटू v2, m2 इंटू v2। अब ध्यान से देखो इस चीज को, क्या नंबर ऑफ मोल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं क्या? आंसर है नहीं, नंबर ऑफ मोल्स तो वही रह रहे हैं। तो मैं यहां से, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। और इस टाइप की चीजें हमने 8, 9, 10 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो ये है किसी चीज के बराबर और ये भी है उसी चीज के बराबर। तो इस वाले को m1 v1 को m2 v2 के आपस में इक्वल नहीं कर देंगे, तो यहां से निकल करके मेरे पास आया m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, ये फार्मूला है जो हम अप्लाई करेंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी, सपोज किसी भी सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट किया जाता है, तो देखो उस केस में m1 पहले का आपको पता होगा और इसका वॉल्यूम भी पता होगा, आफ्टर डाइल्यूशन इसका वॉल्यूम भी पता होगा कि आपने 2 लीटर ऐड किया है पानी, लेकिन ये चीज नहीं पता होगी m2। तो m2 कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करके मैं दिखाता हूं। ठीक है ना, यहां तक आपने कैलकुलेट लिख लिया होगा तो अच्छी बात है। अब मैं जरा इस फार्मूले को अप्लाई करके दिखाता हूं किस तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है ना, सपोज जब आपके पास ये सॉल्यूशन होगा उस समय में आपको m1 पता होगा कि m1 है, मान लेते हैं 2, v1 आपको पता होगा कि मान लेते हैं 1 लीटर, फिर उसके बाद में इसमें पानी आपने 1 लीटर ऐड किया है, 1 लीटर पानी ऐड किया है, तो फाइनल में वॉल्यूम भी आपको पता होगा कि ये वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। आपको ये चीज नहीं पता होगी और यही चीज पता करनी होगी। और ये चीज कैसे पता होगी, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ये फार्मूला लगाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, m1 के जगह पे 2 पुट कर दिया हमने, v1 के जगह पे 1 पुट कर दिया हमने, इज इक्वल टू m2 के जगह पे पता नहीं, हमें क्या दिक्कत है, जो चीज नहीं पता ऐसे ही रहने देते हैं, v2 के जगह पे मुझे पता है 2 लीटर। अब यहां से ध्यान से देखो इस चीज को, 2 से 2 कट गया, m2 का वैल्यू आ गया 1 मोल पर लीटर। तो इस तरीके से ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है, फार्मूला का यूज करना आपको आना चाहिए। जो अगला टॉपिक था मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मोलारिटी आफ्टर मिक्सिंग। ये तो हमने डाइल्यूट कर दिया है ना, पानी डाला। अब सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास 2 सॉल्यूशन थे और दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया, हमें मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन नहीं, मोलारिटी आफ्टर मिक्सिंग,
मोलारिटी आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, मोलारिटी आफ्टर मिक्सिंग कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, पहले समझो बात को, हो क्या रहा है। ये है, मान लेते हैं कि एक कंटेनर में रखा हुआ है सॉल्यूशन, जिसकी मोलारिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, और प्लस एक और है जिसकी मोलारिटी कुछ m2 है और वॉल्यूम v2 है। अब दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया, दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वो वॉल्यूम मान लेते हैं कि ये v3 हो गया, तो इसकी मोलारिटी भी बदल जाएगी दोनों के मिक्स करने के बाद में। इन दोनों, ना तो m1 होगा ना तो m2 होगा, इसकी मोलारिटी होगी कुछ m3। आपको कैलकुलेट करना है कि ये चीजें देखो आपको पता होंगी, m1 v1 पता होगा, m2 v2 पता होगा, आपको v3 और m3 पता नहीं है। v3 भी आपको इजीली पता चल जाएगा। कैसे? जब दो चीजों को मिक्स करते हैं तो उनका वॉल्यूम दोनों के ऐड के बराबर होता है, तो v3 भी आपको पता चल जाएगा v1 प्लस v2। अब सवाल ये है कि m3 कितना है, m3 कैलकुलेट करना है। m3 कैलकुलेट कैसे होगा? फिर वही फार्मूला लगाओगे कि कौन सी चीज है जो दोनों में, इसको ध्यान से इस चीज को देखो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यदि मैं निकालूं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कुछ था, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कुछ था, और यहाँ पे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों के ऐड के बराबर है। इस क्वेश्चन को जरा सा सोल्व करने की कोशिश करना। मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं। फाइनल आंसर है m3 v3 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये है फाइनल फार्मूला। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को ये मान करके चलो कि डेली मैं होमवर्क देता हूं ना, तो एक आज का ये होमवर्क हो गया। इस होमवर्क को आप घर पे कैलकुलेट करके देखो, है ना। आज न्यूमेरिकल नहीं, आज एक डेरिवेशन मान करके चलो कि हमने होमवर्क में दिया है। इसको कैलकुलेट करके देखो कि किस तरीके से करेंगे कि ये फार्मूला हमें फाइनल आ जाएगा। ठीक है ना। तो मोलारिटी में सबसे पहले तो हमने मोलारिटी वाले कॉन्सेप्ट को समझा, फार्मूले को समझा। फिर उसके बाद हमने देखा कि मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन क्या होता है, तो उसके लिए एक फार्मूला निकल करके आया। फार्मूला क्या था कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। और उसके बाद में तीसरी चीज जो हमने देखी, मोलारिटी आफ्टर मिक्सिंग। और मोलारिटी आफ्टर मिक्सिंग में जो फार्मूला निकल करके आएगा वो ये निकल करके आएगा, m3 v3 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और वेयर v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। अब आपको ये फार्मूला डेराइव करना है। डेराइव करके देखो, ये फार्मूला डेराइव कैसे करेंगे। एक हिंट है, वो हिंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसका निकालो फार्मूले से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसका निकालो, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें कितना है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर दोगे तो यहां मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस फार्मूले को आप डेराइव कर सकते हो। आप कोशिश करो इस फार्मूले को डेराइव करने की। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम अगले क्लास में अपना जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, मोलालिटी, वो देखेंगे। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ लगा होगा, देखने में अच्छा लग रहा है। आशा करता हूं कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।